अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी से रेलेवेंट जो है मैपिंग लेके जा रहे हैं। तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी, स्पेशली जब टर्की पढ़ाया था आपको कि बाल्कन स्टेट्स जो है वो टर्की के अपना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे ठीक है, आप अपनी डिवाइस रिकनेक्ट करें, डिवाइस रिकनेक्ट करें अपनी, आपको ठीक आएगी आवाज। तो मैं ये कह रहा था हेलो, कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज। नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट में इसके बाल्कन स्टेट्स हैं। तो उनके बारे में आपको बता रहा था कि बाल्कन स्टेट जो है वो क्या है। तो आज बाल्कन स्टेट्स, इस वक्त अगर कोई जनरली आपसे क्वेश्चन कर लेता है, पूछ लेता है पेपर में कि बाल्कन स्टेट्स को बाल्कन स्टेट क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था हेलो हेलो हेलो। बाल्कन माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इस पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। और बाल्कन पेनिनसुला में होने की वजह से ये जो हेलो हेलो। बाल्कन स्टेट्स हैं। आपकी डिवाइस का इशू होगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ऑल क्लियर है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रिकनेक्ट भी किया है फिर भी वैसी ही है। क्या इशू हो सकता है जी, देखें। अब आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है आवाज। चले जी, तो अब ठीक है आवाज। जी सर, अब आ रही है आवाज। जी सर ठीक है। चलो, तो मैंने ये बताया बाल्कन स्टेट्स एक पेनिनसुला है, एक जजीरा है जो कि दो समुद्रों के दरमियान है, ठीक है ना। तो एड्रियाटिक सी और एजन सी, इन दोनों के दरमियान में एक पेनिनसुला है जिसको हम बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल्कन माउंटेन है वहां पे। बाल्कन माउंटेन की वजह से इस पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। और बाल्कन पेनिनसुला होने की वजह से यहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स को क्या कहते हैं जी? बाल्कन स्टेट्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि यहाँ बाल्कन स्टेट्स कितनी हैं, तो 11 बाल्कन स्टेट्स हैं यहाँ पे। और 12th जो है दैट इज थ्रेस। थ्रेस जो है वो ओवरऑल स्टेट नहीं है, वो टर्की का 3% पार्ट है जो यूरोप में है। हमने डिस्कस किया था ना कि 3% टर्की है, 3 पॉइंट समथिंग जो कि यूरोप में है, वो थ्रेस है। 12 हिस्सा इसका एक थ्रेस है 12। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे है। अब फिजिकली जो एग्जिस्टेंस है बाल्कन पेनिनसुला की वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से है बाल्कन पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला है ये बाल्कन पेनिनसुला है। अब इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है ये देखें। ये वाली जो साइड है आर्क बराफी है, जो कर्व साइड है, यहाँ पे सारे का सारा है जी यूरोप, ठीक है। ये वाली जो साइड है सारी की सारी यहाँ पे है ब्लैक सी।
पेनिनसुला की डेफिनेशन आती है ना आपको जी? ऑनलाइन वाले पेनिनसुला की डेफिनेशन नहीं आती आपको? बोले नहीं सर। क्यों नहीं आती? डेली जितनी मरतबा लेक्चर हो रहा है आपको रिपीट कर रहा हूँ, आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, क्यों नहीं आती आपको? इट मीन आपका ध्यान ही नहीं है स्टडी की तरफ। मैंने बताया था सर आज आप ऐसी जगह, फिर याद करेंगे इंशाल्लाह। मैंने बताया था ऐसी जगह जमीन का वो टुकड़ा जिसको चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ हो, विच इज कवर्ड बाय फोर साइड या ऑल साइड बाय वाटर, उसको हम कहते हैं आइलैंड। और जमीन का खुश्की का वो टुकड़ा, द पार्ट ऑफ लैंड विच इज कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड बाय वाटर, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया, देखिए इसके तीन तरफ पानी है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। अगर इसके वेस्ट में देखें तो एड्रियाटिक सी है, इसके ईस्ट में देखें तो ब्लैक सी है, इसके साउथ में देखें तो एजन सी है, और इसके नॉर्थ में देखें तो यूरोप। मीन एक साइड है जो यूरोप वाली जो खुश्की से कनेक्ट है, और बाकी तीन साइड जो है वहां पे पानी है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। क्लियर है जी? जी सर। कुछ इस तरह से ये डिवीजन है जी, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला जी, नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, करके नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको वन थ्री फोर फाइव सिक्स, this one is 7, then 8, then 9, 10, 11 and the 12th one is Thrace। थ्रेस वो हिस्सा जो मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ टर्की है, ठीक है, वो भी बाल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है, वो कहता है टर्की का कौन सा फेमस सिटी है जो एग्जिस्ट करता है आधा बाल्कन पेनिनसुला में? तो आधा एग्जिस्ट करता है वो एनातोलिया के अंदर, आधा थ्रेस में आता है। तो वो कौन सा है जी? आपने किया हुआ है इस्तांबुल जी, ठीक है जी। और ये वो हिस्सा है जो कि बॉस्फोरस ब्रिज के थ्रू जो है वो बाल्कन पेनिनसुला से कनेक्ट है। अब जो कंट्रीज हैं उनके नाम लिखने जी, यहाँ पे क्या है? नंबर 1 इज स्लोवेनिया, SALOVENIA, स्लोवेनिया। लिख देता हूँ।
जी आप बताएं। बोस्निया एंड हर्जगोविना। बोस्निया वो हिस्सा जहां पे मुस्लिम हैं और ट्राई कर रहे हैं अपने फ्रीडम के लिए, और हर्जगोविना के साथ ही जो नंबर 3 है, ये बेसिकली यहाँ पे दो मेन यूनिट्स हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर दो मेन है, टेरिटरी एक ही है लेकिन अंदर डिवीजन है दो मेन यूनिट्स में। तो ऐसे ये टेरिटरी एक ही है नंबर 3, लेकिन इसकी डिवीजन है दो मेन यूनिट्स में, उसको कहते हैं बोस्निया एंड हर्जगोविना। नंबर 4 पे है ये वाला मोंटी है, जो नंबर 5 पे अल्बानिया, ये वाला ग्रीस है, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर 7 मैसेडोनिया, 8 है कोसोवो, 9 है सर्बिया। अच्छा 8 और 9 जो है इनके बारे में भी एक चीज है, इसको नोट कर लें अपने पास कि बेसिकली ये एक ही कंट्री है। जो कोसोवो है ये सर्बिया का ही पार्ट है लेकिन उससे अलग हुआ हुआ है, तो इसको इसलिए जो है वो एज अ सेपरेट स्टेट आप काउंट तो करते हैं लेकिन बेसिकली ये पार्ट इसी का है। सर 7th पे क्या है? मैंने कहा कोसोवो और सर्बिया बेसिकली एक ही कंट्री सर मैं वो मुझे आप या तो सर मैं आप या मुझे बताने दिया करें। आप दरमियान में इंटरप्ट करती हो तो उससे बाकी काम भी खराब होता है, रुक जाता सारा कुछ। तो या तो मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दिया करें, उसके बाद पूछा करें, या फिर आप पहले पूछ लिया करें फिर मैं पूछूंगा। जी बताएं। सर मैंने कहा है कि 7th पर क्या था? आपका मार्कर थोड़ा लाइट है तो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, बस ये था। मैं रिपीट भी तो इसीलिए कर रहा हूँ ना। 8 कोसोवो, 9 सर्बिया। कोसोवो सर्बिया का ही पार्ट है लेकिन उससे अलग है। उसके बाद 10th की अगर हम बात करते हैं तो 10th इज रोमानिया, ठीक है। 11th इज बुल्गारिया, ये वाला। और 12th वाला जो है ये थ्रेस है। थ्रेस मींस पार्ट ऑफ टर्की। क्लियर है जी? एक बार फिर सुन लें, ये जो कोसोवो है ये ऑटोनोमस प्रोविंस है किसका? सर्बिया का। इसमें इसको आजादी को मुख्तारी दी गई है कि टेरिटरी एक ही है लेकिन आप अपनी अलग से हुकूमत जो है वो जैसे चाहे चलाना चाहे, जिस तरह से पाकिस्तान और केजेके है। केजेके के सारे जो मतलब के ऑटोनोमस सेटअप है उसका भी, उसकी जो मतलब के गवर्निंग अथॉरिटी है वो भी अलग है, उसका पीएम सीएम वगैरह सारा कुछ अलग है, ठीक है ना। लेकिन टेरिटरी एक कंसीडर होती है, तो ये भी ऑटोनोमस प्रोविंस है किसका? सर्बिया का, ठीक है। और ये जो नंबर 12 है ये थ्रेस है, और थ्रेस जो है वो पार्ट है टर्की का जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पेपर में पूछते हैं, आपको अब आती नहीं होगी, कि टर्की का वो पार्ट, अभी मैंने बोला भी है नाम लेके, कि जो एशिया में एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं जी? टर्की का वो पार्ट जो एशिया में एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? एनातोलिया। गुड। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं पेपर में। क्लियर है यहाँ तक? कोई और बात इसमें से पूछने वाली है अपना समझ ना आई हो आपको, फिर इससे रेलिवेंट एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैंने बतानी है। सर जो एशिया में है उसे एनातोलिया कहते हैं, और जो टर्की का हिस्सा यूरोप में शेयर होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेस। ट्रेस, ये नंबर 12 वही है, नंबर 12 ट्रेस। ये मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, THRACE, ट्रेस, ठीक है। सर प्लीज बता दें कि नंबर 7th पर कौन सी स्टेट है? नंबर 7 मैंने आपको बताया मैसिडोनिया, लिखा भी हुआ है, आपको बता भी रहा हूँ। ठीक हो गया सर। आपका मार्कर बहुत सर आपका मार्कर बहुत लाइट है, इस वजह से बस वो मुझे एक स्टेट नजर नहीं आ रही थी।
नहीं आ रहा आपको? अब नजर आ रहा है? जी, और 11th वाली भी बस बता दी, बस ये दो मिस की है मैंने। 11th वाली स्टेट कौन सी है? 11th है बुल्गारिया, ये वाली। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब एक और चीज आपको जो बतानी है, यहाँ पे एक कंट्री हुआ करता था यूगोस्लाविया, आपने नाम सुना होगा, सुना है नाम? यूगोस्लाविया जो है वो भी रूल, यस। और वो था इसी का बाल्कन पेनिनसुला था। तो इसके अंदर भी फिर जो है वो बगावत टूटी और उसके बाद ये डिसमेंबर हो गया जनवरी 1992 में। जनवरी 1992 में ये डिसमेंबर हो गया, इसके टुकड़े हो गए यूगोस्लाविया के। और उसके टुकड़ों होने के बाद कौन से कंट्रीज जो है वो जनरेट हुए, कौन से कंट्रीज जो है उनकी एग्जिस्टेंस हुई है? क्वेश्चन आता है विच कंट्रीज came into existence after dismemberment of Yugoslavia in January 1992। तो यहां पे हमें एक तो ये पता चला कि यूगोस्लाविया बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट था, कंट्री था। दूसरा ये पता चला इसकी डिसमेंबरमेंट हुई है 1992 में। तीसरा हमें ये पता चला कि इसकी डिसमेंबरमेंट से कंट्रीज कौन कौन से आए हैं, वो ये वाले हैं, ये देखें। अब ये ब्लू वाला जो है बॉर्डर, इसको देखिएगा, ये सारे का सारा, ये जो मैंने ब्लू लाइन अप किया है, ये यूगोस्लाविया हुआ करता था। मींस जब यूगोस्लाविया डिसमेंबर हुआ, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, उसके बाद अल्बानिया, उसके अलावा मैसेडोनिया, और उसके बाद कोसोवो और सर्बिया, ये सारे के सारे क्या हुए, इनकी एग्जिस्टेंस हुई, ये वजूद में आए। नंबर 1 2 3 4 5 then 7 8 9, ये वाले जो हैं ये सारे यूगोस्लाविया से, ये सब यूगोस्लाविया के लाता था। क्लियर है जी? ये था आपका बाल्कन पेनिनसुला। एक बार फिर सुन लें, पेनिनसुला वो जगह होती है जिसको तीन अतराफ से पानी कवर करता है और एक तरफ इसके खुश्की होती है। ठीक है जी? अब इसके तीन साइड पे क्या है जी? इसके ईस्ट में ब्लैक सी, इसके वेस्ट में एड्रियाटिक सी, इसके साउथ में एशियन सी, और चौथी तरफ इसके नॉर्थ में यूरोप है। ये खुश्की है जहां से ये कनेक्ट है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है जी। वो थोड़ा साइड पे हो जाता है ना, जब हम पूरा करेंगे ना, मैंने आपको बताया था, अभी टुकड़ों में समझा रहा हूं ना आपको, जब हम पूरा यहाँ ड्रॉ करेंगे फिर आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है? अच्छा, दूसरा स्टेट्स की अगर बात की जाए तो 11 स्टेट्स हैं यहाँ पे। 12th जो है ये स्टेट है, ये पार्ट ऑफ टर्की है, विच इज नोन एज थ्रेस। ठीक है? और तीसरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूगोस्लाविया हुआ करता था, ये सारे का सारा जो कि डिसमेंबर हुआ जनवरी 1992 में, और उसके डिसमेंबर होने के बाद ये कंट्रीज जो है वो वजूद में आए। ठीक है जी? जी, आगे चलें जी। ऑनलाइन वालों समझ आई है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, अब हम दूसरी चीज जो आपसे डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ स्टेट की, वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको आनी चाहिए अगर वो पेपर में पूछ ले तो। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्टेट्स के अकॉर्डिंग के, ये जो स्टेट्स हैं ये रियासतें हैं, कौन सी स्टेट को क्या नाम दिया गया है और क्यों दिया गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी?
सबसे पहले एक स्टेट है जी, ये रेस कर रहा हूं, बनाना स्टेट। बनाना स्टेट सुन के आपके माइंड में क्या आता है? एनीवन? आप में से कोई बताना चाहे जी? नो। या फिर यहां पे बनाना उगते हो? ऐसा नहीं है। कभी आपने बनाना देखा है? ऑब्वियसली देखा ही होगा। अगर आप उसको इस तरह से पकड़े, उसकी कोई स्पेसिफिक साइड नहीं है कि वहीं पे आपने उसको छीलना शुरू करना है। जिधर से मर्जी छील लें, इधर से उतार लें, इधर से उतार लें, इधर से उतार लें, इधर से उतार लें। ऐसा ही है ना, वो सेंटर में बनाना और उसके जो छिलके हैं वो चारों तरफ नीचे आ जाते हैं। मतलब उसको कहीं से भी छीला जा सकता है, खोला जा सकता है, ओपन किया जा सकता है बनाना को। तो बनाना स्टेट से मुराद ऐसी स्टेट है जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। सियासी पार्टियां उसको इधर से भी नोच रही हैं, इधर से भी नोच रही हैं, इधर से भी नोच रही हैं, इधर से भी नोच रही हैं अपने मफाद के लिए। तो ऐसी स्टेट जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उस स्टेट को हम बनाना स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल बनाना स्टेट की। गुड। ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान है। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहां जहां है उसको आप बनाना स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी, हाँ, श्रीलंका भी। इसकी रीजन ये है बताने की कि आजकल हालात इस किस्म के हैं, तो ये चीज पूछी जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आ जाते हैं जी सैटेलाइट स्टेट। सैटेलाइट स्टेट से क्या मुराद है जी? ऑनलाइन वाले आप भी इंटरप्ट किया करें। अब इंटरप्शन इसलिए कह रहा हूं कि वैसे नॉर्मली आप पूछते रहते हैं, जब कोई पूछने वाली चीज हो तो वहां पूछते नहीं है, ना इंटरेक्शन होता है आपका कोई। सर ऑनलाइन वालों के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए बार बार पूछने की समझ नहीं आती, तो माइंड कर जाते हैं। अक्सर होता है बोर्ड पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होता, तो माइंड करते हैं। उसके लिए प्लीज आप थोड़ा। नहीं तो आप पूछा करें, मैंने कभी मना तो नहीं किया पूछने से। आपको जो चीज नहीं समझ आती, मैंने आपको कहा है एक बार नहीं 50 बार पूछे, आई एम हियर टू टेल। लेकिन टेस्ट वाले दिन नहीं, मां सिवाय एक टेस्ट का दिन छोड़ के बाकी आप जब भी जो चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सैटेलाइट स्टेट जो है, इसको जैसे मैंने आपको बनाना की टर्मिनोलॉजी बताई है, समझाया है, सैटेलाइट की भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है। तो सैटेलाइट स्टेट सुन के आपके माइंड में क्या आता है? नहीं जी, आप पहुंचे ही नहीं है वहां तक। अपने दिमाग को ना थोड़ा सा घुमाएं, अपनी दिमाग की बंद खिड़कियां खोलें। क्या सैटेलाइट आपने सुना है, देखा है, न्यूज में देखा है ना? क्या होता है सैटेलाइट? कलाम में जाके क्या करता है? लाहौर वाला हुआ भाई, मैं उसके फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा हूँ, आप उसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ, आप उसकी वर्क परफॉर्मेंस की तरफ घूमे हुए हैं। मुझे उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किस कंडीशन में होता है, कलाम में जाता है वो। एग्जैक्टली, उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, वो घूमता रहता है कलाम में, वॉन्डरिंग करता है।
ऐसे ही है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। एक प्रॉपर जगह पे अनम्यूट हो गया। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सैटेलाइट स्टेट की। तो सैटेलाइट स्टेट से मुराद मैं कह रहा हूं एक ऐसी स्टेट जो बज़ाहिर तो आजाद और खुद मुख्तार है, लेकिन एक्चुअली वो किसी और पावरफुल स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रही है। इसको कहते हैं सैटेलाइट स्टेट। सऊदी अरबिया भी है, आपका पाकिस्तान भी है, आजाद खुद मुख्तार है। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लेविया भी हैं। जी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और ये जो सोवियत नेशंस है, जो सोवियत के अंडर कंट्रोल थी, वो भी हैं। तो खैर सैटेलाइट स्टेट की डेफिनेशन अगर आप नोट करें तो वो ऐसे होगी कि फॉर्मली अ सॉवरेन स्टेट, कि फॉर्मली वो एक सॉवरेन स्टेट है, बट एक्चुअली अंडर कंट्रोल थ्रू another powerful country. Formally a sovereign state which is actually under control, ठीक है, of another powerful country is known as satellite state. उसको आजाद है जाहिरी तौर पे, लेकिन एक्चुअली उसकी बात और किसी और के हाथ। तीसरी एक टर्मिनोलॉजी है जी बफर स्टेट। अब बफर क्या होता है जी? सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बफर स्टेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो दो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान सुलह कराने के लिए उन दो स्टेट्स को बुलाया जाता है, फिर उनके दरमियान एक अलायंस से ट्रीटी कराई जाती है फॉर पीस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंटायरली डिफरेंट है आपकी बात, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहरहाल अच्छी बात है, होती है दो ममालिक के दरमियान ही है, लेकिन ये फिफ्टी है। बफर आपने देखा नहीं है, पुराना दौर जब सीडीज का दौर हुआ करता था, कहते थे सीडी चल नहीं रही, इसको जरा जाके बफ लगाओ। तो बफर क्या होता था, एक वो मतलब कि चक्की के ऊपर ना वो थोड़े से बुशेस टाइप का ब्रश लगा हुआ होता था, उसके ऊपर सीडी को रखते थे, वो घूमता था तो वो थोड़ा रगड़ देता था उसको सीडी को, जिससे वो चल पड़ती थी, ठीक है ना। तो बफर स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जो कि नंबर 1 सॉवरेन हो, नंबर 2 उसके इर्द गिर्द दो और सॉवरेन कंट्रीज हो जो कंपैरेटिवली उससे ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है। नंबर 3 वो जो दोनों उसके इर्द गिर्द वाले सॉवरेन कंट्रीज हैं जो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो एक दूसरे के राइवल हो, एक दूसरे के मुखालिफ हो, एक दूसरे के एनिमी हो, दुश्मन हो, ठीक है। उससे फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो दरमियान में रगड़ा इस छोटी रियासत को बेचारी को पड़ता रहता है, समझे जी? बिल्कुल ऐसा ही है। समहाउ मैंने भी यही कहा था, इसमें मंगोलिया आती है और पुराने जमाने में जर्मनी आती थी। मैं बताता हूँ इसकी दो आपको पुरानी एग्जांपल, एक आपको पुरानी एग्जांपल देता हूँ, एक आपको न्यू एग्जांपल देता हूँ। पेपर में आता है, कैन अफगानिस्तान बी कंसीडर्ड एज अ बफर स्टेट, यस और नो? जी, अफगानिस्तान अभी तो बफर स्टेट नहीं है, लेकिन अगर आप से 50 साल 60 साल पीछे चले जाए तो अफगानिस्तान वाज अ बफर स्टेट। वो कैसे कि अफगानिस्तान दरमियान में हुआ करता था, ठीक है, उसके नीचे वाली साइड पे सारा पाकिस्तान था और उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। पाकिस्तान जो है, आपने मैप देखा है ना, मैंने आपको बना के दिखाया था कि कुछ इस तरह से, मतलब कि ना ये पाकिस्तान है सारे का सारा, नीचे ये सेंटर में अफगानिस्तान है और ऊपर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज बेसिकली क्या थे जी? हाँ, तो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह जी, ये यूएसएसआर के पार्ट थे, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान है, ये कंट्रोल होता था यूके के जरिए,
यूके ने कॉलोनाइज किया हुआ था ना इसको, बरतानिया ने। बरतानिया और रशिया एक दूसरे के दुश्मन थे, यहां से यहां ये एक दूसरे से अटैक करते थे। सेंटर में ये अफगानिस्तान था, ये किस्ता था। तो अफगानिस्तान वाज द बफर स्टेट, ठीक है। आजकल की बफर स्टेट कौन सी है? आजकल की बफर स्टेट है जनाब आपकी, नहीं, आजकल की बफर स्टेट है आपकी भूटान। ये आपका चाइना है, यहाँ पे भूटान है, और नीचे यूं करके जो है इंडिया आ जाता है सारे का सारा। तो ये भूटान जो है चाइना और इंडिया के दरमियान तीसरा है। आजाद खुदमुख्तार मुल्क है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों से कम ताकतवर है। चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो दरमियान में इसको रगड़ा पड़ता है बेचारे को। तो ये क्या है? बफर स्टेट है। बफर स्टेट से मुराद ऐसा है कि सच सॉवरेन बट वीक स्टेट। जी, अब मैंने लिखा है वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? नहीं, वेलफेयर स्टेट की मुराद क्या है? वेलफेयर का मतलब है फलाह, बहबूद, तरक्की। ऐसी स्टेट जो अपने सिटीजन्स की बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर तवज्जो देती हो, अपने बजट का ज्यादा हिस्सा अपने सिटीजन्स की वेलफेयर पे खर्चती हो, उसको वेलफेयर स्टेट कहेंगे। और इसकी एग्जांपल अमेरिकन रीजन सारे का सारा, आपका यूरोपियन रीजन सारे का सारा, ठीक है ना, आपका चाइना, ये आपकी वेलफेयर स्टेट्स हैं। ये अपने सिटीजन्स की बेटरमेंट पे, उनकी अपग्रेडेशन पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्चते हैं। तो इसलिए इस तरह की स्टेट्स को क्या कहते हैं जी? वेलफेयर स्टेट कहते हैं। क्लियर है? नो, पाकिस्तान कहां से वेलफेयर स्टेट है? आप यहां पे देखें, यहां पे तो कानून ही उल्टा है, अमीर के लिए हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। कभी आपने सीएम और पीएम वगैरह के लिए जो रूट लगते हैं यहाँ पे, दौरे के लिए आते हैं, रूट लगते हैं, उनके साथ एम्बुलेंसेस देखी है? उनके अंदर हर तरह की जो बुनियादी सहूलत है वो मौजूद होती है। इवन जो सीएम्स, पीएम्स या मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ट्रेवल कर रही हैं, उनके ब्लड ग्रुप की बॉटल्स तक जो है वो उसके अंदर अवेलेबल होती है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, इनको कुछ हो जाए, ब्लड अचानक देना पड़ जाए, तो फौरन एम्बुलेंस में डाल के साथ ही ब्लड लगा दिया जाए। अब मुझे बताएं, आम इशू जब होता है ऐसा, एम्बुलेंस आती है, 4-4, 3-3 घंटे लग जाते हैं एम्बुलेंसेस को आने में। क्यों? उसमें उनका कसूर नहीं है आने वालों का, उसमें कसूर है इनकी डिवीजन का। अब एक इलाका है, ठीक है, उसकी जो आबादी है वो ऑलमोस्ट 20 लाख है, 18 लाख है या 15 लाख है। उसके लिए आपने एम्बुलेंसेस डिप्यूट की हुई है 8 या 7, ठीक है। फिर उसकी जो टेरिटरी है वो एक साइड उसकी लगती है अपना जाके गुलबर्ग कॉलोनी, और दूसरी साइड लगती है नवा शहर खानेवाल के पास। अब नवा शहर खानेवाल वाली साइड है, वहां पे अलग से उसका कैंप ऑफिस होना चाहिए, ताकि अगर वहां किसी को इशू है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, वहां पे एक एरिया है, ताबू वाला है, मत्ती तल है, उससे और आगे की जगह है, ठीक है ना, तो